नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चौथे चरण के लिए अमित शाह ने मेगा रोड शो के जरिए दिखाया बीजेपी का दम। ममता बनर्जी बोली, मतदाताओं को परेशान कर रहे सीआरपीएफ जवान। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में लापता हुए जवान की सामने आई तस्वीर। बस्तर पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने की पुष्टि, पुलिस कर रही मामले की जांच। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट सहित कई फैसलों को दी मंजूरी। और डीडवाना की ग्राम पंचायत मावा में चल रहा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम, ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए किया जा रहा प्रेरित। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब लड़ाई अंतिम 5 चरणों के लिए है। बंगाल की सत्ता दीदी के हाथों से छीनने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी के मद्देनजर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक 4 मेगा रोड शो के जरिए हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। माना जा रहा है कि चौथे चरण के चुनाव में भी सियासी पारा और गर्मा सकता है। चुनाव का चौथा चरण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस फेज में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान चाहते हैं, लोगों को वोट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि वे सीआरपीएफ जवानों का सम्मान करती हैं, लेकिन बीजेपी के उन सीआरपीएफ जवानों का नहीं जो उपद्रव करते हैं, महिलाओं पर हमला करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सिंडिकेट 1 है और गृह मंत्री अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। वो अभिषेक के घर, सुदीप के घर और स्टालिन की बेटी के घर पर एजेंसियों को भिजवा रहे हैं। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज है कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ भाजपा से या हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। बंगाल में टीएमसी की दुर्गति तय है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले दिनों हुए नक्सली हमले के बाद लापता हुए एक जवान की तस्वीर स्थानीय मीडिया से सामने आई है। नक्सलियों द्वारा इसे पत्रकारों तक भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। मंगलवार को नक्सलियों ने इस जवान के अपने कब्जे में होने का दावा किया था। शनिवार को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद से लापता सीआरपीएफ के 210 कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की तस्वीर स्थानीय मीडिया को मिली है। तस्वीर में जवान एक झोपड़ी में बैठा हुआ दिख रहा है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। हालांकि तस्वीर में किसी भी माओवादी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जवान की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। मंगलवार को माओवादियों ने जवान राकेश्वर सिंह के अपने कब्जे में होने का दावा किया था। वहीं बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि तस्वीर लापता जवान राकेश्वर सिंह की है। एक और जहां देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू की सीमा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा पंजाब में राजनीतिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो गई है। ऐसे में कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन रोकना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा किए जा रहे ऐलान अहम है। उन्होंने बताया कि एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 10.5% पर बरकरार रखा गया है, जो पहली तिमाही में 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रह सकती है। साथ ही कहा कि कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी ने आर्थिक वृद्धि दर में सुधार को लेकर अनिश्चितता पैदा की है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। इसके अलावा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 3 मृतकों के एक आश्रित को सेवा नियमों में छूट देते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को करीब 577 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हो सकेगी। बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज हुई बैठक में स्वायत्त शासन विभाग में 116 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। बैठक में नगर नियोजन और नियोजन कार्यों से संबंधित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि उप नगर नियोजक के 2, सहायक नगर नियोजक के 33, नगर नियोजन सहायक के 2, वरिष्ठ प्रारूपकार के 67 और प्रारूपकार के 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नाराजगी जताई है। जयपुर के सर्किट हाउस में भाजपा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद शर्मा ने कहा कि राजस्थान में महिला अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आयोग की चिट्ठियों का जवाब नहीं मिला तो मुझे रिपोर्ट लेने यहां आना पड़ा, जो कि शर्मनाक है। सीएम से मिलने का समय मांगा है, उनके समक्ष भी सभी बातों को रखा जाएगा। वहीं शर्मा ने 2.25 साल से प्रदेश में महिला आयोग का गठन नहीं होने पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिला अपराधों को लेकर सीरियस है तो 2.25 साल से महिला आयोग क्यों नहीं बनाया। मैं ये नहीं कहती कि आयोग बनने से कोई जादू होगा, मगर लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा शर्मा ने पुलिस के प्रेजेंटेशन की तारीफ की और एफआईआर दर्ज करने को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की, मगर कहा कि एफआईआर पर बैठे रहना और उस पर काम नहीं करना गलत है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शर्मा को महिला अपराधों को लेकर ज्ञापन दिया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर जेडीए फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। अब जेडीए में अधिकारियों से मिलने के लिए ई अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। इसके लिए जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा जेडीए आयुक्त और जेडीए सचिव से एक दिन में अधिकतम 10-10 लोगों को ही मुलाकात करने की अनुमति होगी। वहीं वन संरक्षक, एसपी और निदेशकों से एक दिन में अधिकतम 5-5 लोगों को ही मुलाकात करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जेडीए सचिव ने जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। डीडवाना उपखंड के ग्राम पंचायत मावा के गांव गणेशपुरा के ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव गणेशपुरा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। सरपंच प्रतिनिधि आरिफ खान को जब पता लगा कि टीकाकरण की रफ्तार धीमी चल रही है तो वे स्वयं मौके पर पहुंचे और घर घर जाकर लोगों को समझाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं लोगों को वैक्सीन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से समझाया, जिसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे और टीका लगाने लगे। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।